बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, अब आज के दौर में ख़ूबसूरती महज इत्तफ़ाक़ या कुदरत का इनाम ही नहीं रहा, बल्कि ये एक साइंस बन चुकी है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस साइंस की माहिर, मारूफ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक कंसल्टेंट आयशा ग़ियास। और नाज़रीन, उनके साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहतरम जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं शुरू में बता दूं कि मेरी ना दरीना ख्वाहिश, बल्कि सच कहूँ ना तो जब मैं 5वीं जमात में पढ़ता था ना, उस वक्त से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी दिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का इंटरव्यू करूं। काके छुन्ने, यानी कि इतने छोटे हैं आप, इतने छोटे ना बने। 5वीं जमात में, यानी कि यार मैं हद हो गई। मैं समझता था आप नलायक हो, लेकिन आप तो बहुत ही नलायक हो भाई। क्यों? ये 5वीं जमात में जिस दौर में आप होते होंगे, आप फिर 10 बार ही 5वीं जमात में फेल हुए होंगे। नहीं 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 यार, आप ये आप सीनियर पॉलिटिशियन है। ओ यार, कौन सा मैं बुढ़ा बाबा हो गया हूँ? ये बाल मेरे ऐसे, आपके बाल तो माशाल्लाह चौथी जमात में सफेद हो गए। और ये जो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो दवाई की तरह आप खजाब लगाते हैं, मैं तो कहूंगा ये खजाब गर्दी बंद कर दें। ये तो इतना खजाब लगाते हैं, सुबह सुबह ना मुगालते में किसी वक्त स्लाइस पे भी लगाए जाते हैं। बहुत अच्छे। डेंटोनिक की कमर्शियल में काम करें आप अगर मेरे साथ होंगे तो मैं जरूर करूंगा, सिर्फ आपने यूं करना है। अच्छा खैर साहब, ये फरमाएं कि आप पे ना मुख्तलिफ अदवार आते हैं, मुख्तलिफ कैफियत का शिकार होते हैं। कभी आप बहुत ही असूल पसंदी की बातें करने लगते हैं सियासत में, और कभी आप फिर वही पुराने रवायती स्टांस पे चले जाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए जुनैद साहब, बात ये कि मैं सबसे, पूरी दुनिया पाकिस्तान जानता है कि मैं उसूली बंदा हूँ। मैं सियासत के उसूलों पे खड़ा होता हूँ, लेकिन अब आपकी सियासत आपके खिजाब की तरह 3 टाइम तब्दील होती रहे, सुबह दोपहर शाम, तो फिर ये ख्वाजा साद क्या करे? मुझे बात बताए ना। नहीं है, नहीं, जवाब दे ना। क्या हो गया ख्वाजा आपको? ख्वाजा साहब, मैं बताती हूँ। हाँ। अभी पिछले दिनों आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, अभी आजकल फिर आप बैक फुट पे चले गए। देखिए, बात आपने बिल्कुल उसूली की है। इसका मैं आपको जवाब दूंगा। देखें, जैसी आप हैं वैसे ही आपका एंकर है, जैसी आप हैं जैसे आपका एंकर है, वैसे ही आपका एंकर जैसी आप हैं। आपको बात अच्छा का कि आपने पता ही 6-7 दफा कह दिया, वरना एक आध दफा में बात बननी नहीं थी। नहीं यार, वो फारसी में कहते हैं नमी दानम नम दम 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 मस्त नमी दानम दम 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 दम। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢੋਲ ਵਾਲਾ भी रखा करो ताकि ਤੁਹਾਡੀ धमाल भी होती रहा करो। अच्छा, बात आपने देखें पूछी है आपने कि बैक फुट पे, ओ भाई आपको पता ही नहीं है बीबी, आपको पता ही नहीं है कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो बड़ा आदमी हमेशा बैक फुट पे जाके खेलता है। आप उठा के देख लें, मैं मिसालें आपको देता हूँ, आप इसको उठा के देख लें, सचिन तेंदुलकर तो यूं उठ जाएगा। आप अपना इंतजाम को उठा के देख लें, लेकिन रहने दे, वो आपसे उठेगा नहीं। नाजुक है ना आप, खतून है। अच्छा, बात ये कि ब्रायन लारा को देख लें, बड़ी बड़ी मिसालें विकी जी। नहीं, ये सोए हुए उनको उठाना ही है। ओ तेरा बेड़ा तर जाए। ख्वाजा साहब के अंदर ना एक महल्ले की फूफी भी है। ओ यार, सारी जिंदगी लाहौर की गलियों में खेला हूँ, फुप्पी अंदर हलूल क्यों ना कर जाए। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था? आप बड़े प्लेयर्स की बात कर रहे थे। मैं बात कर रहा था, तो बड़े प्लेयर को आप उठा के देखें। ये आपका ब्रायन लाला, आपका वहीद लाला, देखिए दोनों टैलेंटेड है, दोनों टैलेंटेड है। ला 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 ला। आप इनको उठा के देखें। और जो फ्रंट फुट पे खेलता है जुनैद सलीम साहब, विकी साहब, ये आपने भी कभी गलती नहीं करनी। खैर, आप तो एंकर बन गए हैं। फ्रंट फुट पे जो प्लेयर आके खेलता है वो रिस्क पे खेलता है, यानी कि वो दायरे के अंदर कैच दे देता है या फिर स्टंप हो जाता है। तो मैं इस वजह से बैक फुट पे जाके खेलता हूँ, और बैक फुट पे खेलने वाली की इंपॉर्टेंस को समझो। एक मिनट साहब, अब देखिए आपका जो ताज़ा तरीन बयान आया वो बड़ा एक रिवायात से हट के है। आपने बैक फुट पे नहीं बल्कि मेरा ख्याल आधी विकेट पे जाके छक्का मारा है। आपने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ इदारों पर बात की है कि उनको बेपनाह मराहत मिलती हैं, सियासतदानों को कुछ भी नहीं मिलता, तो बड़ा आपने चैलेंज दिए। अब तो इसमें गलत बात क्या की है मैंने? भाई, आपके मुल्क में अफसर जैसे रिटायर होता है, एक गार्ड तो उसके पास पहले ही होता है, उसके बाद 3 शिफ्टें लगाए, 9 गार्ड। यार, मैंने कभी अपनी मिनिस्ट्री में 9 गार्ड नहीं रखे। और भाई, जब मैं मिनिस्टर था तब मैंने 9 बंदों का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कौन सा जो है एटीएम से 2.5 लाख रुपए लेके लिए जाना था निकाल के, तो मुझे 9 गार्ड की जरूरत। एवं यार,
ये जैसे रिटायर होते हैं इनको मुराद मिलती है, जिनका बनता है हक उन्हें देना चाहिए। अच्छा खालिद साहब, अब तो वैसे भी आपको सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, मेरा ख्याल ऐसी आपकी कोई आजकल मसरूफियात भी ज्यादा नहीं है। देखें जुनैद सलीम साहब, आपने मेरी दुखती रग को पकड़ लिया है। मैं वो वाला शख्स हूं जिसने इख्तियार के बाद भी अच्छा नाल बैठे बैठे रेडी भी कट लेंदे ने ए चितरी वाला कह ले ये नहीं, मैं देखे मेरी बात को, ये होती है मिस इंटरप्रिटेशन। हाँ। मेरी बात को तोड़ मरोड़ के जो ट्विस्ट करके पेश करते जाते हैं, मुझे उनसे नफरत है, नफरत। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छा ना तो दंद वध जांदे ने बैठे बैठे ना नाल रगड़ाई भी कर रहे हैं। मैं जब सियासत में था मैंने तब भी सादा जिंदगी गुजारी, मैं आम सा मलंग सा बंदा हूँ। और जब मैं इलेक्शन हारा और घर गया हूँ, उसके बाद नसीम विकी साहब घर जब पहुंचो, सामने मेरे घर के दरख्त है, दरख्त पे एक प्यारा सा घोंसला है, हाँ। उसमें एक जोड़ा रहता है चिड़ियों का। आहा, ची, 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 ची। और पता नहीं क्या करते हैं रोमांटिक, आप और उसमें। रोमांटिक। ओ भाई रोमांटिक नहीं, वो मियाँ बीवी हैं, लड़ रहे होते हैं। उनको लगा अच्छा लड़ते हैं, फिर काफी अरसे से शादी हुई होगी उनकी। ओ भाई ये मुझे नहीं पता, मैंने उनकी शादी के कोई छुआरे या बाजरा नहीं खाया था। जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुने, जो मैं सुना रहा हूँ। बात ये कि वो लड़ रहे थे। अच्छा उन्होंने दिए हुए थे बच्चे जो अंडों के अंदर थे। क्या बात है, ऐसा बड़ी नहीं बात बताई आपने कि बच्चे अंडों के अंदर थे। अंडों के अंदर थे। हाँ देखिए विकी साहब, चिड़िया बनने वाली थी माँ, अच्छा जी। उसके नीचे थे 6 अंडे, 6 अंडों के अंदर बच्चे थे। अब पता नहीं थे या बनने थे, वो बैठेगी जो भी है। अच्छा इसमें ट्विस्ट है ना, आगे कहानी सुन रहे हैं आप, मेरी बात सुने, मैं जो आपको स्टोरी सुना रहा हूँ हाँ। फरागत में मैं करता क्यों, ये उसकी स्टोरी है। अच्छा चिड़ा जो था उसने बहुत ट्राई हमारी बाहर जाने की, डंकी भी लगाई लेकिन फेल हुआ। फाइनली भाई देखा कि चिड़े के हाथ में था पासपोर्ट। चिड़ी को हो गया शक कि भाई चिड़ा जो है ना ये यूके जाके किसी गोरी चिड़ी से शादी कर देगा और मुझे धोखा दे देगा। चिड़ी से रहा नहीं गया, चिड़ा गया, चिड़ा जैसे हुआ फुर, उसके बाद चिड़ी जो है वो उसके पीछे वो भी फुर हो गई। अब पीछे 6 अंडे रह गए। अब भाई मैं जो हूँ वो दर्द दिल रखने वाला बंदा हूँ, सादा सा बंदा हूँ। मैं कहता हूँ नेकी कर लें तो इससे बड़ी और क्या बात होगी, है जी। हाँ जी। मैंने जी 6 अंडे उठाए और उनको गरमाइश हाथों से देना शुरू किया। बहुत अच्छा। और ज्यादा देर अगर हो जाती विकी साहब कली जोटा भी हो सकता था, कली के जोटा। चिड़े को मैंने बोला कली के जोटा, चिड़े ने कहा मेरा जोटा ही। इतना बड़ा सियासतदान और चिड़िया के अंडों से खेल रहा है। देखिए पहली बात तो ये बीबी, आपको चिड़िया के अंडों की सिग्निफिकेंस नहीं मालूम, समझ आई। और ये आप कह रही है ना वेला या सियासतदान इतनी बड़ी, देखिए मैं घर पे भी वेला ही होता हूँ, मैंने करना क्या है। देखिए सियासत हम कर रहे हैं, साथ वो चल रही है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। और मेरा कभी कभी छोटा भाई सलमान, वो गुजरते आते जाते मुझसे पूछता भी रहता है। भाई वजीर हैं सलमान रफीक साहब, बड़ा काम कर रहे हैं वो मुझसे आते जाते पूछते रहते हैं कि पायन कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करवानी है हेल्थ के शोबे में। अच्छा। मैंने उसको कई बार कहा है, वो आगे से कहता है पायन हुक्म करो। 2-3 दफा मैंने उसको कहा है कि यार ये ट्रांसफर पोस्टिंग करवा दो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने नहीं करवाया। क्योंकि मेरिट मरती है। और तंग आके जुनैद सलीम साहब, मैंने उसको बोला चल यार हेल्थ की मिनिस्ट्री का तू मामला देखता है तो एक खांसी वाले शरबत ही दे दे। कहता है पहले पर्ची बनवाओ। और जहां तक फारिग होने की बात है, ट्रांसफर पोस्टिंग मेरी घर में ही होती रहती है, वो मुझे ट्रांसफर पोस्ट करवाता रहता है। कभी सोफे पे इधर बैठ जाओ, कभी मजे पे बैठ जाओ, कभी इधर बैठ जाओ। अच्छा एक मिनट खालिद साहब, देखें मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि आप नून लीग की जो क़यादत है उस पर दबे लफ्ज़ों में अक्सर व बेशतर मौरूसियत का इल्ज़ाम लगाते हैं या आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन लोग सवाल पूछते हैं कि आपके अपने खानदान में भी तो मौरूसियत है ना। वालिद साहब, वालदा, फिर बड़ा बेटा, फिर छोटी बेटी, फिर वाइफ आपकी, फिर सारे ही आप बारी बारी। ये बात मैंने असूली मौका पे की थी कि यार मौरूसियत जो है वो सियासत से खत्म होनी चाहिए। भाई क्यों उसका जो है बेटा, उसका भाई और वो उसका। तो यही तो मेरा सवाल है हजूर वाला कि आपके अपने खानदान में मौरूसियत कूट कूट के भरी हुई है सियासत में। ओ यार आपको पता नहीं किसने एंकर बना दिया। फिर कहूंगा देखिए आप जैसे जो लोग हैं ना वो हमारे अंदरून शहर में बच्चों को कहते हैं कि अपने मुंह जैसे चिड़ी बना के दूंगा, और चिड़ी जब गलत बन जाए बच्चे एतराज करें तो उसकी तरह मुंह बना लेते हैं, देखो लग रहा हूं ना। ये जुगत समझ नहीं है बस। देखिए बैक टू द पॉइंट, देखिए डिविएट हो जाते हैं ना, बात कहां से कहां निकल जाती है। यार जुनैद आप मुझे जो बहुत खजल करवा रहे हैं। अच्छा तो बात हो रही थी मरूसी सियासत की। अच्छा बीबी ये मरूसी नहीं होता, मौरूसी होता है। लो पहले हेकरी सी सा लैन देंदा हुन दूजा आ गया। देखिए बात मैं ये कह रहा हूँ, मैंने वो जो बयान दिया था मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों उसका जो है वो बाप जो है, फिर उसका बेटा, उसकी बहन जो है क्यों नो अब वोट अलाउड नहीं होना चाहिए। तो फिर आपने अपने भाई को पहले MP फिर वजीर क्यों बनवाया? वाह अपनी तरफ से आप बहुत बड़ा सवाल लेके आई है। देखिए बात बताऊं, वो घोंसले में जो चिड़ी थी ना,
इनकी शक्ल उनसे बहुत मिल रही है। ख्वाजा साहब इनकी शक्ल को छोड़े आप चिड़ी को भी इतने गौर से देखते थे। और बीबी देखें, सलमान रफीक मेरा भाई बाद में, सबसे पहले वो ख्वाजा रफीक शहीद का बेटा है, इतनी सी बात है। तो आप मुझे बताएं, आप मुझे जवाब दें, इसमें मोरूसियत कहाँ से आ गई? जवाब दें, इधर उधर देखें। नहीं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है ख्वाजा साहब। आपके पास होगा आपने भी हमें नहीं। लाजवाब कर दिया। तो भाई आपके पास होगा भी नहीं। देखें, कहाँ आपके वालिदैन ने आपको एमए अबलागियात करवाया, लेकिन आप यहाँ बैठ के जो है एमए मरासियात बने बैठे हैं। और बजाय इसके आप सेंसिबल बातें करें, एक सियासतदान आया, आप फजूल सवाल कर रहे हैं, आपको लेफ्टर लेने की पड़ी है। ये क्या मजाक है कोई है? बताओ। ख्वाजा साद रफीक साहब ऐसे कहते हैं? वो नहीं भाई, वो रियल है, वो मुदब्बर आदमी है, सेंसिबल है। ये आप जब कभी मिलोगे ना फिर बताएंगे तो। सच्ची मुच्ची फिर ख्वाजा साहब ना लाला मैं मजाक कर रहे थे। ख्वाजा साहब को रोजी रोटी लगी है इसका मतलब ना हमारा। और ख्वाजा साहब को एमए कॉलेज का दौर याद आते आते चंद लम्हे ही लगेंगे। इसीलिए मैंने सारी बातें क्लियर कर दी। और उन्होंने तो फड़ के पूछना दस मेरे घर के सामने केड़ा दरख्त है जिथे चिड़ी बहंदी है? केड़े अंडिया ना कली झोटा खेडना तू? पर ख्वाजा साहब, मरूसी सियासत के हवाले से मेरा सवाल वही है। बुनियादी तौर पे आपका सवाल है ही डीट, चले पूछ लें। पूछ लिया ना कि आप अपनी क़यादत पे मरूसियत के हवाले से एतराज़ करते रहते हैं, और आपकी अपनी फैमिली में मरूसियत कूट कूट के भरी हुई है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों का मसला ये है कि आप सिर्फ अपने लोगों की चीज़ों को देखते हैं कि जी ये गलत हो रही है। देखिए, आप ये देखें कि अमिताभ का बेटा एक्टर बन गया, आपने कुछ नहीं बोला। श्रीदेवी की बेटी ठुमके लगा रही है, आपने कुछ नहीं बोला। और तो और भाईजान, आप तो इतने बड़े मुनाफिक हिपोक्रेट हैं, आपको ये नजम सेठी का बेटा नहीं नजर आता जो एंकर बन गया? ओ खुदा का नाम ले, वो एंकर नहीं सिंगर है। ओ भाई, आपको पता नहीं वो तज्जियाकार है? कहाँ बैठे हैं आप? उस पे तो आप कुछ बोलते नहीं, आपने उंगलियों में दांत लिए होते हैं। उंगलियों में नहीं दांत लिए होते, दांतों में उंगली ली होती है। बात एक ही है यार, आप कान यहाँ से पकड़े फिर या यहीं से पकड़े। ख्वाजा साहब तुसी है वैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो। नहीं यार, देखें, हक सच की बात करनी चाहिए। वो कह रहे हैं, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं मरूसियत की, मैंने जो है उसको डिफेंड किया। पौना घंटा लगा दिया ख्वाजा साहब, आपने क्लियर तो कुछ भी नहीं किया। देखें भाई, सीधी बात है, मैं तो लाफ्टर लेने आया था, पैसे इस चीज के मिलते हैं। यहाँ क्या मैं आप बैब खोल लूँ सियासत का, सीरियस बातें कर लूँ? चलो हो जाऊँ सीरियस। ओए होए होए, ओए होए, कोई नहीं हंस रहा, देखो। ये देखो, ये भी इसलिए हंस रही है कि इसके पैसे मिल रहे हैं। ये अपना चेक जस्टिफाई कर रही है। लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि आपके इलाज जो हैं ख़ास तौर पे एस्थेटिक्स के मैदान में, वो आपके चार्जेस इतने ज़्यादा हैं, मतलब सीधी बात है, फीस इतनी ज़्यादा, क्या फ़ायदा इतने पैसे उजाड़ने का जब आखिर में लगाना फ़िल्टर ही होता है? फिल्टर क्यों लगाना होता है? एक्चुअली ये ट्रीटमेंट्स थोड़े महंगे तो होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एक ब्यूटीफुल सा वर्जन आपको नजर आता है फिल्टर के बगैर, तो पैसे पूरे हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिससे भी पूछे हम, जब भी कोई हमारे पास एस्थेटिक कंसल्टेंट आती हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट आती हैं, तो उनसे हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो ऐसे ख़तरनाक प्रोसीजर्स नहीं करती, या रिपीटेडली नहीं करती, मैं ब्रेक देती हूँ बहुत ज़्यादा। कभी मैंने किसी डॉक्टर को नहीं सुना उसने पेशेंट को कहा कि ना ना ये महीने में एक दफ़ा काफ़ी है, चाहे आप रोज़ाना चले जाओ, कहते हैं हाँ बिस्मिल्लाह आए। फिर ये सारे कर कौन रहा है? मैं ये बताती हूँ, देखिए 70% जो है ना, जिन लोगों की आप बात करें, 70% मेरा ख्याल है वाकई क्वैकरी इतनी ज़्यादा आम हो गई है। क्योंकि जो मैं हूँ, या मैं अपनी बात करूँगी और बाकी कोलीग्स की बात करूँगी, तो हम लोग तो मेजॉरिटी प्रोसीजर्स को रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। और जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें हमें ये सिखाया जाता है व्हेन एंड हाउ टू से नो, ये ज़्यादा सिखाया जाता है, व्हेन एंड हाउ टू से यस ये कम सिखाया जाता है। क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई, फॉर एग्जांपल एस्थेटिक प्रोसीजर्स में समथिंग गोज रॉन्ग, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया, ज़्यादा लग गया, कम लग गया, तो वो तो पेशेंट आपके साथ निकाह में है। मतलब वो नहीं आपको छोड़ेगा, वो ऐसी नॉक नॉक करेगा। जिसने ज़्यादा पैसे दिए होते हैं ना, वो ज़्यादा तंग करता है। एस्थेटिक प्रोसीजर्स में हमें लिटरली हमें ये देखना पड़ता है कि अच्छा ये काम ना मैं नहीं करूँगा। जैसे काफ़ी कई दफ़ा पेशेंट्स बड़े पैशनेट होते हैं, डॉक्टर साहब इत्थों थोड़ा जा होर कर दियो,
हाँ। एवरी नाउ एंड देन वी सी के थोड़ा सा और फिलर लगा दें प्लीज, देखें ना मुझे एप्पल ऑफ चीक्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ऐसे करके सेल्फी बनाती हूँ ना तो मुझे चीक्स बहुत प्यारी चाहिए, थोड़े गोल से गोल lips चाहिए। और बड़े कर दें। अब मैं उसके 2 फिलर और लगा दूं, कल को वैसे कोई भी जिसने कहे पैसे ज्यादा दिए होते हैं उसका काम भी ज्यादा खराब होता है। बिल्कुल लेकिन मुझे ये डर है कि कल को इसको कोई देखेगा और कहेगा यार तुमने अपना प्रोसीजर कहाँ से कराया था, जरा डॉक्टर का नाम बताओ। और अगर डॉक्टर आयशा गियास का नाम सामने आए तो ये तो उल्टी बदनामी है। नहीं डॉक्टर साहब, वैसे आपका नाम आपके शोबे में बहुत इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। जी जी सर, इसकी यही वजह है कि मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग सबसे एक पहले उसकी वजह बहरहाल आपकी बैकग्राउंड जो आपके एजुकेशन की बैकग्राउंड है, आपकी प्रैक्टिस की बैकग्राउंड है कि आपने किंग एडवर्ड से फारिग तहसील हैं, फिर म्यो हॉस्पिटल जैसे प्रेस्टिजियस इदारे में आप काम कर रही हैं, तो अपनी टौर बन जाती बंदे दी। इसकी वजह क्या है कि आपके पैसे कम हैं या आप काम बहुत अच्छा करती हैं या आपकी डिग्रियों से लोग डर जाते हैं? हाँ, डिग्रियां बहुत अच्छी हैं मेरी, मतलब जिसके पास टॉप क्लास डिग्री है पाकिस्तान की भी और बाहर की भी, तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर बना रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट को, फिर आपके ट्रेनीज डर्मेटोलॉजिस्ट बन रहे हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं कर सकते। कुछ मर्द तो ये भी आगे कहते होंगे ना कि जी मेरी ऐ शादी कटवा दे, मैंने इंतजार कर दो। यार ऐ शादी क्या मतलब, बाकी 3 में आप कढ़ा लांगे। अच्छा डॉक्टर नहीं, साहब, बंदा उस क्रेडिट दे कर लेता ना, देखो मेरी पहली कितने नाल हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि अब जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो एस्थेटिक्स का काम कर रहे हैं। हाँ। तो क्या ये फर्ज हो गया सब पे करना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल फर्ज नहीं है, ये खुद से मतलब ऑप्ट की हुई बात है जो सब कर रहे हैं। वो इसलिए देखें, खाली डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस जो थी ना पहले, बहुत ज़्यादा एक सीक्रेट काम समझा जाता था, अच्छा काम था। हाँ। जब से ये ज़्यादा कमर्शलाइज हुआ है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आम हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा नज़र आने लग गए हैं खूबसूरतियाँ लोगों को, तो अगर डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, इसको ओन नहीं करेगा फील्ड को, तो फिर ऑब्वियसली अनक्वालिफाइड लोग करेंगे और कर भी रहे हैं। तो प्राइमरीली clinic भी जिसका खाली बैकग्राउंड है ना, जिसका नॉलेज है, जिसको स्किन का पता है, अगर वही ये काम कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ट्राइकोलॉजी है, यानी बालों से मुतल्लिका मसाइल और नेल डिसऑर्डर, नाखूनों का ये ख़राब हो जाना, इसमें आप बहुत महारत रखती हैं। एक सवाल ज़हन में आता है डॉक्टर साहब कि ये पहले वक्तों में लड़कियों की लंबी लंबी चोटियाँ हुआ करती थीं, गुत चुमे गिटियां घुटनों तक बाल हुआ करते थे। अब सुनने में आता है कि हर दूसरी लड़की के सर के बाल कम है और खुदा न खास्ता ऐसी प्रॉब्लम है कि चेहरे पे बाल ज्यादा आने शुरू हो गए। अच्छा, आपने ये जो बात की ना जुनैद भाई के गोतचो में गिटिया नु, जिस मॉडल ने इसके ऊपर परफॉर्मेंस की थी ना, उन्हें वड्डी गुत लाई इंज करके गोतचो में गिटिया नु ते गुत सारी उतो उतर के जाली सी, ओ जाके गिटिया पई जो बंदे डर के दौड़ गए सांप आ गए। नहीं डॉक्टर साहब, इसका क्या इलाज है? चेहरे के बाल बहुत बड़ा मसला है। चेहरे के जो गैर ज़रूरी बाल है ना, वो मेरे ख्याल में एस्थेटिक के बजाय वो तो एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजी कंसर्न है। और इसके साथ तो मैंने शादियां टूटते देखी हैं, तलाकें होती देखी हैं, रिश्ते टूटते देखे हैं बहुत ज्यादा। तो ये तो एक मैं कहती हूँ इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। जिस बच्चे को भी बिल्कुल इसमें देखें, लेजर के अलावा कोई दूसरा लफ्ज होना ही नहीं चाहिए। लेजर करवाएं और अपने ज़ाहिर फेस को नीट तो होना पड़ता है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि टोटकों की भरमार है कि गैर जरूरी बाल चेहरे के आप निजात हासिल करें, ये सब फजूल, सब फजूल। अगर आपके चेहरे पे बाल हैं तो स्ट्रेटली You should go for laser. And then हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं हम। कोई बैकग्राउंड में प्रॉब्लम चल रहा होता है तो बाल आते हैं, वे नहीं आते। अच्छा। तो उसको जाहिर है देखना पड़ता है कि बैकग्राउंड में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या उनकी ओवरीज के अंदर से कोई गलत हार्मोन्स बन रहे हैं। बेसिकली ना मेल और फीमेल में, हम सब में, दोनों जेंडर्स में दोनों हार्मोन्स होते हैं। हमारे अंदर ज्यादा प्रीडोमिनेंटली फीमेल हार्मोन्स हैं, आपके अंदर ज्यादा प्रीडोमिनेंटली मेल हार्मोन्स हैं। अगर वो बैलेंस शिफ्ट हो जाए, खराब हो जाए, फीमेल्स में कुछ मेल हार्मोन, ये अभी डांस करके भी किया आपको दिखाता है। हाँ दिखाता, कह दिया आपने खुद ही। तो फिर वो शिफ्ट खराब होता है ना, तो मेल हार्मोन्स बनते हैं तो बाल आते हैं। तो मैम कभी ऐसा भी हुआ है कि लेजर स्लिप होकर शेर वाले पास से चली गई हो, सारे ही उठ जाए? और क्वैक कर सकने ने वैसे ना, तो कोई बईद नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा गया है कि सम टाइम तो किसी लड़की की खुद की शादी से पहले उसको कोई ना कोई स्किन इन्फेक्शन या कोई चीज़ रिएक्शन कर जाती है, तो फिर आप उसको कैसे डील करती हैं और क्या एडवाइस करती हैं कि इतना रैपिडली प्रोसीजर्स करवाने चाहिए या क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि लड़की को लड़का पसंद नहीं होता, वो बहाना लगाती है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये बड़ा एवरीडे केस सिनारियो ये है कि हाँ जी, कि कल मेरी शादी है और मैंने ब्लीच लड़ गई है और वाकई मुंह लाल हुआ होता है, जला हुआ होता है कई दफा ना, बड़ा बुरा हाल।
तो हम लोग एज डर्मेटोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि आपने कोई भी प्रोसीजर कराना है ना शादी से पहले, जैसे पूरा पैकेज ऑफ फेशियल्स लेते हैं कि 5 फेशियल 6 फेशियल, एटलीस्ट 3 डेज का विंडो तो जरूर रखें। वैसे तो 1 वीक का होता है, हम हाइड्रा फेशियल्स जो करते हैं हम 1 वीक पहले फिनिश कर देते हैं सब कुछ करना ना। लेकिन चले अगर आपने वो पॉलर वाले अक्सर नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं जी नहीं हमने तो आखिरी दिन भी करना है, तो 3 डेज का विंडो मिनिमम होना चाहिए किसी भी प्रोसीजर से पहले। अगर हमारे पास 3 डेज है ना तो हम किसी भी स्किन कंडीशन को जो कि बहुत ज्यादा अगर बुरी ना हो तो वी कैन कवर अप। इस तरह की दवाइयाँ होती हैं। लेकिन अगर बिल्कुल अ डे बिफोर अ नाइट बिफोर अगर एक बच्ची आती है कल मेरी शादी आज मेरा ये हो गया, तो उसे कुछ हद तक तो ठीक किया जा सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। और फिर अगले दिन ढेर सारे ब्रश उसको लगने हैं मेकअप के, यू नो, तो फिर वो स्किन को रेस्ट तो मिलेगा ही नहीं ना, वो तो और ज्यादा खराब हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बुनियादी सवाल जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में, हेयर फॉल तो पहले भी होता था, अभी ऐसा क्या हुआ है कि हर दूसरा बंदा कह रहा है कि मैं गंजा हो रहा हूँ, मेरी ये साइडें खाली हो रही हैं, इसकी क्या वजह है? वैसे ना हेयर फॉल अब वाकई थोड़ा सा इंसिडेंस बढ़ रहा है और ये एविडेंस बेस्ड है। मतलब हम लोग स्टडीज रिसर्च करते रहते हैं, जो हेयर फॉल के इंसिडेंस है ना वो राइज कर रहा है, इसका ग्राफ आगे बढ़ रहा है और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त जो मैंने रियलाइज किया है ना वो ये है कि हमारी जो हेयर केयर है ना वो बहुत ही ज्यादा हैपहैजर्ड हो गई है। मतलब एवरी अदर डे हम आयरन कर रहे हैं जो कि पहले खवातीन नहीं करती थी, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, केराटिन कर रहे हैं, हेयर बोटॉक्स कर रहे हैं, हेयर सिलिकॉन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब व्हाट नॉट, जो हम अपने बालों के साथ ये आई एम सॉरी बट पंगे लेते हैं ना। तो ये बालों की जो आउटसाइड केराटिन है ना, एक शीत होती है बाल के बाहर ना, बिल्कुल ऐसे रस्सी के बाहर जैसे शीत है, तो वो फट जाती है। सही। और वो फटी हुई केराटिन वी एक्चुअली सी अंडर द माइक्रोस्कोप, वी सी विद द डर्मोस्कोप, विद द ट्राइकोस्कोप, गैजेट्स होते हैं वो हम सर पे रखते हैं और बाल की सारी वो बिखर के हमारे सामने आ जाती है हकीकत के क्या है। चले फीमेल तो करती है ना इस तरह के, अपना स्ट्रेटनर कर लिया, बाल गर्म कर करके खराब कर लिए। जो मर्दों के बाल खराब हो जाते हैं वो तो बेचारे करते भी कुछ नहीं है, मतलब वो ड्राई हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है, क्योंकि अब हमारे पास जो मर्दाना गंजपन या मेल पैटर्न एलोपेशिया होता था ना, चीज है जो बालों की यंग लड़के आने शुरू हो गए 17 से 19 साल के लड़के, और उसमें जो लेटेस्ट रिसर्च है उससे ये साबित हुआ है कि जो हमारी फास्ट फूड या जंक फूड है ना उसका डायरेक्ट ताल्लुक है हेयर लॉस से, एंड मोर सो इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में तो बाकी इसका बड़े मतलब फैक्टर्स है ये जो हम कुछ अरसे से कहते हैं ये खुराक ही नहीं रही हैं, तो बिल्कुल ठीक सही कह रहे हो। हाँ जी, ये वाल को आंदे साढ़े हाँ सही बात है। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्चेज हैं कि आपकी कैसे वो ब्लड प्रोफाइल चेंज करता है। जी, तो अब बारी है सुहाना के सवाल मेहमान से। डॉक्टर साहब, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, एक आपको अवेल करनी है। सवाल ये है कि चेहरे के कीड़ों का बेहतरीन इलाज क्या है? ऑप्शन नंबर 1 उखाड़ देने चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 ठोक देने चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 फोटोशॉप का सहारा लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हल ढूंढना चाहिए। हल ढूंढना चाहिए। ना कील तो निकलते ही रहते हैं, हाँ। कील है कि मानता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाएं, हम बच्चे बच्चियों के सरों पे तेल की मालिश कर करके उनकी मत मार देते हैं, तो है कोई बालों को कोई फर्क? रोल ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। सोचें, जितनी मर्जी मालिश करते जाओ बच्चों की कोई फर्क नहीं पड़ता। बस थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी और स्पा इफेक्ट आएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको नींद आएगी, आपको मजा आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर तेल की क्वालिटी अच्छी हो, हाँ, देखिए जो ऑयल्स है ना उनके जो यूनिट होता है वो बड़े साइज का होता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकते बाल के अंदर। अगर किसी तेल ने बाल की रूट में एब्जॉर्ब होने अपना असर दिखाना है तो उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है ना वो इतना छोटा हो कि वो बाल की जड़ में चला जाए, और इस तरह के ऑयल्स बहुत कम हैं और वो इम्पोर्टेड ही हमें ज़्यादातर मिलते हैं। तो जो यूजुअल रूटीन में हम तेलों की मालिश करते हैं ना, इसका हेयर ग्रोथ में कोई रोल नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने देखा है, मेरी कज़न सिस्टर, उसके बाल ऐसे थे जैसे रूमे होते हैं, उसने ये मस्टर्ड ऑयल दही अंडा लगाती रही, कोई 8-9 महीनों में उसके इतने लंबे बाल हो गए। हाँ, लेकिन दैट वाज नॉट द ओनली फैक्टर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स कार फरमा होंगे ना। मतलब हमने ये नहीं देखा उस टाइम पे वो दवाई क्या ले रही थी, वो इलाज क्या करा रही थी, वो डाइट कौन सी ले रही थी, उसके स्ट्रेस फैक्टर रिलीव हो गए थे कि नहीं हुए थे, उसका अंदर से हार्मोनल प्रोफाइल कैसा था, बहुत फैक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं। पैसे वाली गल्लां ने, वो सही अंडा उंडा लाते। मेरी सिस्टर का भी यही प्रॉब्लम था जी, उन्हें भी लाए ने माशाल्लाह। टेक्सचर बेहतर हो जाता है। अंडा और मस्टर्ड ऑयल ये मनाना डॉक्टर्स के लिए खासा मुश्किल है, जब जैसे ये आर्ग्यू कर रही हैं कि, और वो भी कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स के लिए एक खासी ये टफ स्ट्रगल है। टफ है बिल्कुल। ये बात अपनी मनवाना के तेल से या देसी टोटकों से सर को अच्छा, ये हमेशा जरूरी भी नहीं है अगले को मनाना। हाँ, इट्स नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि मैं और आप एक पेज पे हों। सीरियसली आप इतने सारे प्रोसीजर्स करती हैं एस्थेटिक से रिलेटेड, आपके डर्मेटोलॉजी से मुतालिका आप एक बात बताएं कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि वो आप अप्लाई करें और आपकी जो शनाख्ती कार्ड पे तस्वीर है वो अच्छी आ जाए?
ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता ना, ये जो हाथ खड़े हैं, यहाँ पे मेडिकल साइंस के हाथ खड़े हैं। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜੀ वो घर वाली ने जिंदगी में अपने आप को वैसा नहीं देखा होता जिस तरह उसमें आता है। इसमें कौन सी ऐसी खुराक है जो खानी चाहिए जिससे आपके बाल जो है ना वो फिर से अपनी असली शेप में वापस आ जाएं? न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है ना वो सिर्फ 10 to 15% है। बाकी जो कॉजेज हैं हेयर फॉल की वो तो आपकी जेनेटिक्स से रिलेटेड है, हार्मोनल प्रोफाइल से रिलेटेड है बाकी चीज़ें। और फैट्स को अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, जो कि जंक एंड फास्ट फूड में होती ही प्रोसेस्ड फूड है, उसको अवॉइड करें। और हैपहैज़र्ड टाइमिंग्स, आई मीन सुबह उठे हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप नाश्ता डालें अपने पेट में ताकि वो बालों की जड़ों तक भी पहुंच जाए और आपके स्किन सेल्स तक भी पहुंच जाए। देखिए भाई, इसका आसान हल ये है कि 2 किलो आप लें चौसा आम लें, 1.5 किलो सेब लें काला फलू, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी के 2-2.25 किलो आप अमरूद लें, ठीक है, और बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी के इंपोर्टेड माल्टा या किनो ये लें, ठीक है, 2 दर्जन ले लें, सबको इकट्ठा करें और मेरी तरफ भेजिए। हाँ क्या बात मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपके बाल बिल्कुल ठीक हो जाए। बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਤਾਨਾ ਕਿੱਥੇ? बेटा ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਨਾ, रोज ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾਨਾ ਪੈਂਦਾ मेरा। दुनिया में चल लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। दीदावरों के शहर में हर एक पस्ता कद, वाह वाह, दीदावरों के शहर में हर एक पस्ता कद, पंजों के बल खड़ा है ऊंचा दिखाई दे। ऊंचा दिखाई दे। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने उन मेहमानों की जानिब जो हमें बैठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको गाना सुनाना चाहूँगा सर। जी सुनाएं। साजन प्रीत लगा के देश मत जाना, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला जा है, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीखो पुकार वे, मेरे लूलू चीखो पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे ओ। जबरदस्त। आप क्या काम क्या करते हैं सर? माशाल्लाह से 4 गाड़ियां हमारे पास, वो ड्राइवर वगैरह गाड़ियां। देखते हैं हम उनके पीछे पीछे। अच्छा, सवारियों को आवाज भी देते हैं जरा? नहीं, सवारियां नहीं सर, ये चले कोई बात नहीं, किस दिन कंडक्टर छुट्टी पे है आपका, आपने आवाज दी है, गा के आवाज दें। आ जाओ पत्तों की आले पा उलपुर आले उकाड़े आले, आ जाओ जेतनी डाले, पत्तों की आले ओ, हाय हाय, ओ मैंने जिन्ने काले जाना ओ भी आके बह जाओ, आहा, तुसी नहीं जाना ते थल्ले ले जाओ। बस के हॉर्न पे जरा गा के सुनाए। पूलू पूपू पूलू पूपू पूलू पू। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम हफ्सा है और मैं जुनैद सर से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। पहले तो मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगी अगर आप इजाज़त दें। जी जी। आपके पास फ़ोन कौन सा है? फोन कौन सा है? मेरे पास आम सा फोन है। आपने अक्सर ये चीज़ नोट की होगी कि कोई भी बंदा जो भी है, हर दूसरे बंदे के पास एक एक्सपेंसिव फ़ोन है, चाहे घर में खाने के लिए प्रॉपर कुछ हो या ना हो, उनके हाथ ये में। बहुत बड़ा बाकायदा हमारा सोशल डायलेमा बन गया हुआ है। ये वाकई एक माशरती मसला बन गया हुआ है। महंगे फ़ोन की दौड़, स्टेटस सिंबल की सबसे बड़ी पहचान जो गए वक्तों में गाड़ी हुआ करती थी, अब मोबाइल है। गाड़ी जो थी वो तो सिर्फ जो हेड ऑफ द फैमिली था उसका प्रॉब्लम था ना, वो ख़रीदता था या बीवी जिद करती होगी। अब ये जो यूथ में ये मसला दर आया है
नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सारे अपनी औकात से बड़ा, अपनी हैसियत से महंगा मोबाइल ख़रीदने के दर पे हैं। ख़वातीन हैं, वो एक दूसरे से फ़लाँ ने ये ले लिया, मैंने ये नहीं लिया, फ़लाँ ने स्कूल कॉलेजेस में। और फिर होता क्या है कि जब जायज़ ज़रिए से पहुँच नहीं होती तो वो फिर नाजायज़ सूरतें इख्तियार करने पे मजबूर हो जाते हैं। चोरी, बदअखलाकियाँ, और ये पूरी एक साइंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। हमें इस ख्वाहिश को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये जो महंगे मोबाइल की रेस है, बिला वजह की रेस है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि घर में खाने को पैसे नहीं हैं, लेकिन हाथ में उसने इंतहाई बेशकीमत मोबाइल पकड़ा हुआ है, तबाह कर दिया है। तो आपकी क्या राय है इस? यही कि इससे निकला जाए, इसको स्टेटस सिंबल। जब आप अप्रिशिएट करते हैं ना दूसरे के मोबाइल को देख, हाय अल्लाह मैं मर गई था, कहाँ से लिया, कितना लिया, क्यों लिया, कैसे लिया। जब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप अप्रिशिएट करना छोड़ दें, नोटिस करना छोड़ दें किसने कौन सा मोबाइल पकड़ा हुआ है। जैसे आपने मुझसे पूछा आप कौन सा मोबाइल, आपको क्या, मैं कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करता हूं। इसीलिए मोबाइल देखने छोड़ दें एक दूसरे के। तो अब बारी है सिया ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की, जो मिलेगा दुरुस्त जवाब देने वाले को। तो सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सा फल है जिसके नाम का आखिरी हर्फ काट दिया जाए तो उर्दू हरूफे तहजी का एक हर्फ बन जाता है? एक हर्फ रह जाता है। आम। आम, मीम काटा जाए, अलीमद्दा बचता है। इन्होंने ऐसे कुछ और पूछा था। ठीक है, आपका इनाम बनता है जी उनका। हमारे सिया ब्यूटी क्रीम के आज के गिफ्ट हैम्पर के विनर के लिए बहुत सारी तालियां। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सर पोइट्री करता हूँ, उर्दू भी और पंजाबी भी। तो पंजाबी की मैं आपको एक नज़म सुनाता हूँ आज। जी प्लीज। बिल जदों भी आ जाते ने साथ साथ जिवें मुका जाते ने, बिल जदों भी आ जाते ने नवीं पसूड़ी पा जाते ने। मजबूरी है हुण तारने पैंदे, दिन औखियां सौखियां गुजारने पैंदे। बंदे इन्हां ने छड्डे होए ने जिन्ना डब्बे पलास टंगे होए ने, मीटर ला के लै जाते ने, तारा इंजी लमका जाते ने, बिल जदों भी आ जाते ने। घ्यो चीनी सब्जी ते महंगियां दालां, पैसे ज मुक जान ते कंज मंगा लां। फीस किताबां बच्चों की जेब खर्ची, हल्दी सरफ सोडा तेल साबन की वखरी पर्ची। खर्चे खुशी गमी दे होर बथेरे विच आ जाते ने, नवीं पसूड़ी पा जाते ने, बिल जदों भी आ जाते ने। नेक्स्ट। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि सरदार कमाल की वफ़ात पे आप बड़ा रोए थे, तो कोई ख़ास रिश्ता था उनके साथ? जी, सरदार कमाल साहब के साथ बहुत ख़ास रिश्ता था। जब मैं अपना शोबिस की दुनिया में आया, उनको हंसाते देखा था, वो मेरे आइडियल थे, तो उनको देख के मैंने थिएटर शुरू किया था। अच्छा। फिर एक बड़े भाई और छोटे भाई वाला रिश्ता कायम हो गया। मेरा ना रिश्ता होने के लिए जा रहा था, तो अब्बू नहीं गए साथ। अच्छा। अम्मी, मेरी बड़ी बहन और सरदार कमाल साहब की गाड़ी थी। अच्छा। उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी। अच्छा। हम उनकी गाड़ी में बैठ के चले गए, तो सरदार कमाल ने ना रास्ते में एक पग बांध ली सर के ऊपर, अच्छा। शरारत के साथ। अब घर में जब चले गए लड़की वालों के, तो अंदर चले गए, जाके लड़की को देखा, प्यार वार किया, तो ना अंदर जाके जवाब दे के आ गए। उनको पहले जवाब दे के आ गए कि जी हमने रिश्ता नहीं करना। जब बाहर है तो मेरी अम्मी कहती है, सरदार कमाल पुत्र तो जवाब क्या देता है? कहता अम्मी जी कुड़ी बहुत सोहनी है, ते विक्की डिजर्व नहीं करता। क्या कह रहे हो? बहुत अच्छे। क्या दीदा बीना पाई थी उन्होंने। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं जुनैद साहब से एक पहेली पूछना चाहूँगा। जी पूछें सर। वो कौन सी चीज़ है जो रहती गहरे समंदर में है और पकड़ी दूल्हे के सर से जाती है? जलपरी। जलपरी समंदर में रहती है तो और दुल्हों के दिमाग में छाई होती है कोई ना कोई जलपरी। शादी से पहले नहीं। सर आपका जवाब गलत है। यार आप जवाब गलत ना कहें, ये कहें आपकी सोच गलत है। नहीं, लेकिन बड़ी अच्छा जी, मैं मुझे इसका जवाब, असल जवाब ही पता। अच्छा जी। वेल। बहुत अच्छे। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम नजीउल्ला खान है और मैं आपको एक गाना सुनाना चाहूँगा। जी। लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया
किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। जब कई फूल थे तो देने वाले भी कई होंगे। डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो चेहरे पे दाने निकल आते हैं तो इसका एज से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक है, क्योंकि जैसे ही देखें मीनार की आती है, बच्चों में बलूगत का अमल शुरू होता है, लड़कियां लड़के मैच्योर होना शुरू करते हैं तो उनके हार्मोन्स एकदम पीक पे जाते हैं। हाँ। वो हाई टाइम होता है कि उस वक्त हम लड़कियों में 12-13 साल में, इवन लड़कों में उसी एज में हम देखते हैं कि एक्नी निकलना शुरू करती है, कील मुहासे आना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में वो राइट टाइम है ट्रीटमेंट का, क्योंकि अगर हमने उस वक्त ट्रीट नहीं किया और उसको जवानी दानों का लेबल करके हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे होता है जवानी दाने, तो फिर क्या होता है कि आपने अपने भी देखा होगा इर्द गिर्द लोगों में कि परमानेंट गड़े बने होते हैं लोगों के चेहरे पे, और वो फॉर लाइफ हैं। मतलब वो 100% तो ठीक हो ही नहीं सकते, वो लेज़र भी कर लेंगे तो 60-70% तक करेक्ट होंगे। तो मेरे ख्याल में उसी टाइम पे आइडेंटिफाई कर लें कि भाई ये कील मुहासे कोई नॉर्मल अल्लाह मियाँ का तोहफा नहीं है, दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी देयर, और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना, अर्ली क्योर कर लेना। और अर्ली में तो दवाइयाँ भी बहुत कम लगती हैं। जी, तो अब बारी है सिया ब्यूटी क्रीम की सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी कि हमारी गेम की। तो इसमें कौन कौन हिस्सा ले रहा है? चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। शलजम, लीमू। आज बेटा सब्जी तो बगैर ही घर जाएगा। टमाटर, बाजे शिमला मिर्च, गाएगी दुनिया की, गाजर, प्याज, प्यार दिल में जगह, आलू, वाह, सारी सब्जी खीरा, हरी मिर्च। हरी मिर्च एटी ते हरी मिर्च ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। पानी की बोतल, पड़ गई। तो जब एक चीज बची है, 1 2 3 ये मैंने कहा कुछ क्यों हाथ लगाया फिर? बैंगन। बाजे ठीक, आप जीत गए। क्या नाम है आपका? जैन। सिया ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर के हमारे आज के विनर हैं जैन। इनके लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा मैम, ये गिफ्ट हैम्पर की बजाय मैं ये सब्जियां ले जाऊं, आजकल बहुत महंगी हैं। फिर मैंने घर जाके फोन करना कि मैंने मसाले से भी पैसे दो। चले जी, आप सब्जियां भी ले जाएं और गिफ्ट हैम्पर भी ले जाएं। और सर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ कि अब घी भी कहीं से इकट्ठा करता हूँ। सर थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, बिजली की कमियाबी और महंगाई के बायस अब सोलर सिस्टम एक ज़रूरत बन चुका है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ अब ये ज़रूरत से ज़्यादा एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। जिन लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके सोलर सिस्टम लगवाए हैं, वो ये समझते हैं कि सूरज को उन्होंने ज़ाती मुलाजिम रख लिया है। आइए आपको दिखाते हैं आज के स्किट में। हाँ, की मसला बन गया ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੌਧਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਵਲੈਤੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਐਨਕ ਲਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੇਖਣਿਆ ਚੌਧਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡੇਲਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਲਾ ਐਨਕ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ। भाई एक्सक्यूज मी, लेट मी एक्सप्लेन। चौधरी साहब, हाँ जी, हमने लगवाया सोलर। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। चौधरी साहब, कूलर नहीं लगवाया, सोलर लगवाया है। ਆ ਤੇ ਸੋਲਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਰਫ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਓਹੋ ਨਹੀਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਲਵਾਈਦਾ, ਧੁੱਪ ਪਵੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬੱਤੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁੱਡਾ ਲਿਆ।
ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਵਾਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾਇਆ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿਓ। चोई साहब हमने सोलर लगवाया है जो सोलर हुंदा की पहले तो दस। वही बता रहा हूँ चोई साहब, वो सूरज की किरणों से बिजली पैदा करता है। साइंस ने जदीद तरक्की की है और आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारे गांव में फर्स्ट टाइम ये सोलर आया है और हमने लगवाया है। नहीं ते इतना बिजली पैदा होगी, ते इतना फायदा की होता इन्हों? सानू मुफ्त बिजली मिलेगी, बिल नहीं आऊ। ले तू कादा चौधरी है, अगले ने सोलर लगा लेने। तो पहले गल ते सुन ले पूरी, उन्होंने मसला की है। सुन लिया मैं, नक कटा दी है तू मेरी। एडी लम्मी नक थोड़ी जी कट्टी भी जाएगी तो की फर्क पै जाना तेरा? आहो मैनू पता तू यही चाहना है। ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਘ ਲੈਣੀ ਕੀ ਪੱਕਿਆ। देखिए जदीद टेक्नोलॉजी है। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਪੁੱਤਰੋ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗੇ ਲਵਾਣ। चोई साहब हम तो अपना फैसला आपके पास लेके आए हैं। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਰ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं चोरी नहीं हुआ। हाँ हम तरक्की से फायदा ले रहे हैं। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਸੋਲਰ जी ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਬੱਤੀ, बिल्कुल ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? बिल्कुल नहीं आता। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ओ नहीं जी नहीं चुधरानी जी। ਲੈ ਦੇਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਫਤ ਬਰੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ। ओ चुधरानी जी सानू बत्ती मिलदी मुफ्त, उल्टा असी गवर्नमेंट नु बत्ती बेचने आ, सानू पैसे मिलदे ने। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ? हां जी। ਓਏ ਕਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੰਮ ਪਏ ਓਏ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? जानने वाला कोई नहीं है चोई साहब। गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि आप सोलर लगवाएं, मुल्क ऐसे तरक्की करेगा। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? चोई साहब शिकायत ए वे कि सोलर ते धुप पवेगी ते बत्ती बनेगी, नहीं पवेगी ते नहीं बनेगी। ए कोठे ते खलो के दुआवां करदा या अल्लाह बारिश पा दे, बारिश पा दे, बारिश रुकन ही नहीं दई। तो सब देखो, दुआ मांगना कोई गल नहीं है। मैं दुआ मांगना अल्लाह कोलो, इन्हां कोल ते कुछ नहीं मंगया ना। ना मैं इन्हां कोल कदी आधी रोटी मंगी है, ना मैं इन्हां कोल कदी सालन मंगया, ना इन्हां नूं मैं कहा बई मेहमान आए ने कोई खेस दे दिओ, ना मैं इन्हां कोल कदी मंजी मंगी। मैं अल्लाह कोल मंग रहा। ਅੱਛਾ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਾ ਜਾਣਾ। तो साहब मेरे मुंडे निकली है पित। अच्छा मैं हकीम को दवाई ली है, आराम नहीं आया। छप्पड़ दे विच होन नवाया, आराम नहीं आया। मैं अपने खानदान दियां 4 औरतां बिठा के मैं मुंडे दी पित मरवाई है, फिर आराम नहीं आया। आमने सामने बैठ के वो पित मारियां सी। इन्होंने पुलिस भिजवाती, भई इन्हां दी औरतां ताश खेल रही ने। चोई साहब इनू मना करो, रोज छाते खलो के साडे वेड़े वाल मुंह करके दुआवां करदा कि बारिश या अल्लाह पा दे। सारी बारिश साडे वेड़े च पै रही है, बिजली बंद ही नहीं पई। एक दिन बारिश आई है, मुंडे दी पित घट हुई है। मैं समझ गया ਹੁਣ ਪਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਿਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ मैं दुआवां मंगागा। हमारा इतना नुकसान हो रहा है जो साहब, ये इतना महंगा लगा है सोलर हमारा। चौधरी साहब इनाम दा सोलर पटवाओ, साडा तां बेड़ा गर्क हो गया है, साडे घर तहस नहस हो गया है। चौधरी साहब जदों मींह आंदा है सारे पिंड दे बच्चे मेरे घर आ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। चौधरी साहब इनाम दा जेड़ा सोलर तू सारा प्रणाला मेरे वेड़े चमदा है। अच्छा नावेण आ जांदे ने। चौधरी साहब सोलर प्लेटां दी पानी नाल लांदे ने ते बच्चियां थोड़ा थोड़ा अर्थ आ जांदा है। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ले बच्चे ने लंघदे लंघदे बल्ब नु हाथ लाया ते बल्ब बल पिया। ਫੇ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਲਵਾ 6-7 ਬੱਚੇ ਹੀ ਲਵਾ ਲੈ। ਕੋਈ ਬਲਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। चौधरी साहब इनाम दा सोलर पटाओ। चोई साहब आ वेख लो साडे सोलर को सड़दे ने, इन्हां नूं ते दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह इधर भी लगे साडे वाल भी लगे। चौधरी साहब इनका सोलर भी उतरवाएं और साथ में इनके एसी भी उतरवाएं। इनके एसी के आउटडोर से मेरी सारी स्किन खराब हो गई है। ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੀ ਸ਼ੈਲ ਲਵਾਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? चोई साहब कंध साडी है। चलो उठो। किथे ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਲਰ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੁਣ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣਾ। ਆਓ ਤੂੰ ਚਲੀਏ। ਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਓਏ ਹੈਲੋ, ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ? ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਡਿਆ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੋਲਰ ਚ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਆਏਗੀ। ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਤਾਰ ਬੜੀ ਨਾ ਭਾਣ। ओ जाहिल आदमी,
इस तार से तो मोबाइल भी चार्ज नहीं होना। चौधरी साहब ये तो ज्यादती हो रही है। अब ये अगर उसको भी कनेक्शन देगा तो गांव में तो गर्मी पड़ेगी। नहीं बहनी, बहन मेरी है, परेशान ना हो। या अल्लाह बारिश पा दे, या अल्लाह अपनी रहमतां दे सदके रहमत वाली बारिश पा दे। मरे बस कर ना मंग दुआ, क्यों मेरे घरों नहर कटनी है? ले एडी तू शीरी ते तेरा बंदा फराद नहरां कट देगा। रानी तू ही वैसे औखा ही बोल दी है, मतलब उन्हें केड़ी नहर कही थी, आप केड़ी नहर काट देती है। बस कर वे चौधरी, मेरी भी नाक कटवा दी ते तेरी चुदरात भी मिट्टी च रोल गई है। अच्छा अपनी नाक कटवाई तो मैंने मिट्टी च रोल लंडे। चौधरी मैं चली हां, सोलर लगेगा ते मैनू लैण आ जी, ते पहले इन्हां दा पटवाना है। ओ यार ओ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਮਨੂਸਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਵਾ ਚੱਲੇ ਹੋ। चौधरानी जी ना लगाओ सोलर, क्योंकि मैं दुआ मंगनो हटना ही नहीं। नाज़रीन, ये था आज का देशपुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि दौलत कमाएं लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि तबीयत बिगड़ने पर बच्चे डॉक्टर की बजाय वकील को बुलाने लगे। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।